जब एक बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन सोचिए कि जब एक नवजात पैदा हो तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगे। अगर उसी वक्त सरकार उस नवजात के स्वागत में उसे 1 ग्राम सोने की अंगूठी पहनाए तो क्या कहेंगे आप? अगर वही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े तो उसकी माँ के खाते में हर साल 15,000 रुपए आए। अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो 20 लाख रुपए तक का बिना ब्याज वाला एजुकेशन लोन मिले। अगर पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी ना मिले तो हर महीने 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिले। और अगर वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहे तो उसके लिए AI यूनिवर्सिटी, AI सिटी और स्टार्टअप सपोर्ट भी सरकार ही तैयार कर रही हो। सुनने में ये किसी विकसित देश की वेलफेयर स्टेट की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी भारत के राज्य तमिलनाडु की है। सिर्फ कुछ महीने पहले तक जोसेफ विजय को लोग एक सुपरस्टार अभिनेता के रूप में जानते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद जनता ने उन्हें तमिलनाडु की सत्ता सौंपी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार सिर्फ सरकार नहीं होगी बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक नया मॉडल पेश करेगी। अब सत्ता संभालने के बाद विजय सरकार ने अपने पहले ही बड़े फैसले से ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी चुनावी वादों को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहती। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वेट्री तमिजगम विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। इस विजन डॉक्यूमेंट में 436 योजनाओं और विकास परियोजनाओं का पूरा रोड मैप रखा गया है। सरकार का दावा है कि सिर्फ घोषणाओं की सूची नहीं बल्कि अगले 5 वर्षों में तमिलनाडु को किस दिशा में ले जाना है उसका विस्तृत खाका है। इस दस्तावेज को महान तमिल ग्रंथ तिरुवक्कुरल की अवधारणाओं से जोड़ते हुए 10 प्रमुख स्तंभों और 54 उप स्तंभों में विभाजित किया गया है। इनमें तमिल पहचान और गौरव सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का विकास, किसानों और मछुआरों का कल्याण, विश्व स्तरीय शिक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी शासन जैसे विषय शामिल हैं। सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए भी विस्तृत व्यवस्था बनाई है। कुल 35 सरकारी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हर विभाग के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। हर योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जा रही है। इन योजनाओं की निगरानी के लिए स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि समय समय पर समीक्षा हो और योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित ना रहें। मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन इन 436 योजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जिस योजना की हो रही है वो है थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात बच्चे को सरकार 1 ग्राम सोने की अंगूठी देगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ उपहार देना नहीं, इसके पीछे सोच ये है कि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराएं ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आए तथा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े। सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बता रही है, लेकिन यहीं से बहस भी शुरू हो गई है। विरोधी दलों का कहना है कि अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो पहले सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूरी करे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। उनका सवाल है कि क्या सोने की अंगूठी बांटना वास्तव में स्वास्थ्य सुधार की नीति है या फिर उसके जनता को आकर्षित करने की राजनीति रणनीति है। अब बात दूसरी बड़ी घोषणा की। विजय सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजना भी प्रस्तावित की है। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 4,000 रुपए, जबकि डिप्लोमा और ITI पास युवाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि ये राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक आर्थिक सहारा देगी। समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में ये योजना लाखों युवाओं के लिए राहत साबित होगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार को भत्ता देने के बजाय उद्योग में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी विजय सरकार ने बड़े वादे किए हैं। कामराज एजुकेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वहीं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन देने की योजना भी सामने रखी गई है। सरकार का दावा है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा।
विजय सरकार सिर्फ पारंपरिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, उसने भविष्य की तकनीक पर भी बड़ा दांव लगाया है। सरकार तमिलनाडु की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहती है। साथ ही एक AI सिटी विकसित करने और टेक स्टार्टअप को विशेष सहायता देने की भी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। रोजगार को लेकर भी सरकार ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। विजन डॉक्यूमेंट में निजी क्षेत्र की नौकरियां और तमिलनाडु के स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू करने की बात कही गई है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर कानूनी और संवैधानिक बहस पहले ही शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की नीति को लागू करना आसान नहीं होगा और इसे अदालत में चुनौती भी मिल सकती है। सरकार ने डिजिटल लोकतंत्र पर भी जोर दिया है। मक्कल अरंगम नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना है, जहां नागरिक सत्यापित हस्ताक्षरों के साथ अपनी याचिका सरकार तक पहुंचा सकेंगे। यदि किसी प्रस्ताव को पर्याप्त जन समर्थन मिलता है तो सरकार को उस पर आधारित जवाब देना होगा या विधानसभा में चर्चा करनी होगी। सरकार इसे जनता और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इसी बैठक में सरकार ने साफ किया है कि कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का कानूनी तरीके से विरोध जारी रहेगा। वहीं नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अवैध रूप से गुटखा बेचने वाली सैकड़ों दुकानों पर कार्रवाई तेज करने का भी फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि विकास के साथ साथ सामाजिक सुधार भी उसकी प्राथमिकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आर्थिक है। 436 योजनाएं करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए से संभावित खर्च। क्या तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था इसका भार उठा पाएगी? क्या ये योजनाएं चरणबद्ध तरीके से लागू हो पाएंगी या फिर इनमें से कई सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट तक सीमित रह जाएंगी? क्या ये मॉडल वास्तव में जनता की जिंदगी बदल देगा? आने वाले वर्षों में राज्य के वित्तीय घाटे की स्थिति बढ़ा देगा। इतिहास गवाह है कि तमिलनाडु लंबे समय से वेलफेयर पॉलिटिक्स का केंद्र रहा है। कभी सस्ता राशन, कभी मुफ्त लैपटॉप, कभी साइकिल, कभी मिक्सर ग्राइंडर, कभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। यहाँ की राजनीति हमेशा कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन विजय सरकार का दावा है कि इससे कहीं बड़ा है। वो जन से लेकर शिक्षा, रोजगार और तकनीक तक एक लाइफ साइकिल वेलफेयर मॉडल तैयार करने की बात कर रहे हैं। अब फैसला आने वाले वर्षों में होगा। अगर ये योजनाएं सफल रही तो तमिलनाडु एक बार फिर देश के सामने एक नया शासन मॉडल पेश करेगा और दूसरे राज्यों पर इसी तरह की योजनाओं लाने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये योजनाएं वित्तीय बोझ बन गईं या फिर समय पर लागू नहीं हो सकी तो ये भारत के सबसे महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रयोगों में से एक बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपनी पहली कैबिनेट बैठक से ही ये संदेश दे चुके हैं कि उनकी सरकार बड़े लक्ष्य लेकर चल रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 436 योजनाओं का ये विजन कागज से निकलकर जमीन तक कितनी तेजी और कितनी सफलता के साथ पहुंचता है। तो सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है बल्कि पूरे देश की राजनीति का है। क्या आने वाले समय में विकास का मतलब सिर्फ सड़क, पुल और उद्योग होंगे या फिर जन्म से लेकर रोजगार तक हर नागरिक को सरकारी सुरक्षा देना नई राजनीति का आधार बनेगा? अब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 436 योजनाओं के जरिए एक बड़ा विजन तो पेश कर दिया है। असली परीक्षा घोषणाओं की नहीं, उनके जमीन क्रियान्वयन की होगी। क्या ये मॉडल देश के लिए नई मिसाल बनेगा या फिर चुनावी वादों तक सिमट जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि तमिलनाडु की नई राजनीति, तमिलनाडु की नई सरकार, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री तमिलनाडु के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिसकी चर्चा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रह रही है बल्कि उसकी बातचीत, उसकी तारीफें पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.